इस मंच पर उपस्थित जिन्होंने ये जानदार शानदार कार्यक्रम का मुझे आमंत्रण दिया, ऐसे आदरणीय विजय बाबू दर्रा जी, यहाँ अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित आदरणीय विकास भदौरिया जी, आदरणीय बहन स्मिता प्रकाश जी, राहुल जी पांडे जी, श्री विजय जी बाविस्कर जी, SN विनोद जी, प्रदीप मैत्र जी, आशुतोष पाटिल जी, बहन सरिता कौशिक जी, आकुश श्रीवास्तव जी, श्री देवगन जी, श्री नाविक कुमार जी, और यहाँ महाराष्ट्र से और देश के कई स्थानों से आए हुए मेरे सभी प्रिय पत्रकार भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम लोकमत नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव का अधिकृत उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, ऐसा घोषित करता हूं। मैं आदरणीय विजय बाबू को बधाई देता हूं कि स्वातंत्र संग्राम सैनिक आदरणीय जवाहरलाल दर्रा जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पे यहाँ चर्चा, चिंतन, मंथन करने के लिए देश के नामचीन पत्रकार भाई बहनों को यहाँ निमंत्रित किया है। मैं महाराष्ट्र का मंत्री हूँ इस नाते से, और विशेष रूप से इस विदर्भ का विधायक के नाते से यहाँ देश के अन्य स्थानों से आए हुए मेरे सभी आदरणीय पत्रकार भाइयों को और बहनों को सदिच्छा देता हूं और उनका इस वाघों की भूमि में स्वागत करता हूं। वैसे देखा जाए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नागपुर को हृदय की जगह पे माना जाता है, जहां 0 माइल्स है। और आज विजय बाबू, आपने हृदय की जगह पर इस देश को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चिंतन का आयोजन किया है। आपने मुझे निमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपका कल मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने स्वीकार भी किया, और उसका एकमात्र कारण है कि मैं राजनीति में तो हूं, मगर मैंने भी पत्रकारिता की है। मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की परीक्षा पास की है, और वो समय में पास की है जब नागपुर विद्यापीठ था, और विद्यापीठ में एक ही कोर्स था जिसके लिए 600 आवेदन आते थे और 40 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन होता था। और आज भी वो प्रसंग मुझे याद है कि जब मैंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को यह पूछा कि भाई, कि हमारे यूनिवर्सिटी में विद्यापीठ का एकमात्र बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ये हमारी वृत्त विद्या की डिग्री है, बाकी सारी डिग्रियों में एक खासियत है, मैंने MCOM भी किया है, मैंने MA भी किया है। अगर कोई विद्यार्थी उस परीक्षा में एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, तो सप्लीमेंट्री में उतना ही विषय देना होता है। जितने विषयों में वो पास है, वो विषयों में फिर से परीक्षा देने की उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। मगर विद्यापीठ में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ऐसा कोर्स था, हमें तो 12 सब्जेक्ट थे। अगर मैं एक भी सब्जेक्ट में फेल होता हूं तो वो समय में विद्यापीठ ये कहता था सप्लीमेंट्री में फिर से 12 के 12 सब्जेक्ट लेकर ही आपको ये बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करनी पड़ती है। तो मेरे मन में प्रश्न आया, उत्सुकता आई, भैया ऐसा क्या महत्व है इस डिग्री को? तब उन्होंने बहुत सही बात कही। एक डॉक्टर डिग्री लेने के बाद अगर गलत दवाई देता है, एक व्यक्ति पे उसका प्रतिकूल परिणाम हो सकता है।
मगर एक जर्नलिस्ट अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है, बातमी देता है, तो उसका परिणाम सारे समाज पे होने की संभावना है। और ये बात सही है, अपने अपने क्षेत्र होते, अपने अपने क्षेत्र के बारे में कुछ मर्यादाएं होती है, अपने अपने क्षेत्र के बारे में लोगों के मन में कोई भावनाएं होती है। जैसा मैंने देखा कि जब मैं 3:30 बजे आया तो यहां पे संचालन करने वाली हमारी श्वेता बहन ने एक वाक्य बोला, देर आए दुरुस्त आए। और ये वाक्य बोलने के बाद मैंने देखा कुछ पीछे जो लोग बैठे हैं वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्यों इस क्षेत्र के बारे में एक भाव बन गया है। मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नांदेड़ से सफर करते हुए सिर्फ एक ही लालसा से यहां उपस्थित हुआ कि इस देश के लिए काम करने वाले मेरे पत्रकार भाइयों का दर्शन हो, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं आया। ये भाव संचालन करने वालों को कहां पता होगा। तो यही तो न्यूज लिखने की बात है। बहुत बार तो यही होता है कि हम अभी यहां बात करने आए हैं कि क्या हमारा मीडिया ध्रुवीकरण हो रहा है। मेरा कहना है इसका जवाब एक शब्द में देना है, नहीं नहीं नहीं। ये देश में कभी हमारे मीडिया का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हमने समझना चाहिए। इस देश को विश्व के 193 देशों में इस देश की कुछ विशेषता है। इस विश्व के 3 संस्कृतियों को महान माना गया, 2 संस्कृतियां नष्ट हो गई, सिर्फ हमारी संस्कृति रही है। हमारा सफर कभी धोती पहनकर हुआ होगा, कभी पैजामा पहनकर हुआ होगा, कभी पैंट पहनकर हुआ होगा, कभी बेल बॉटम पहन के हुआ होगा, और अभी 21वीं सदी में हम जीन्स पहनकर हमने अपने पोशाक को बदला है। मगर हमने अपने देश के सुस्वभाव के जीन्स को अभी तक नहीं बदला है। हमारे जीन्स में सहिष्णुता है। हाँ, यह बात सही है कि स्वाधीनता के बाद हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। 1750 में जिस देश की आमदनी पूरे विश्व में 24.2% हमारा जीडीपी था, 24.2%, विश्व में 4 रुपए में से करीब करीब 1 रुपया हमारा उत्पन्न 1750 में था। आप समझ लो, हमारे देश में आक्रमण इसीलिए तो हुए कि हमारे देश के पास कुछ लूटने को था, नहीं तो ना मुगल आते ना अंग्रेज आते। मगर ये बात भी सही है, इतनी लूट होने के बाद भी आज भी देश जिस गति से प्रगति कर रहा है, विकास के महामार्ग पे हम जा रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा है आज भी देश की जनता सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो सत्य को चाहती है। हम कोई भी देश में रहे, सूर्य तो एक है, ऐसा कोई देश नहीं कह सकता कि ये सूर्य मेरा है, ये सन जो दिखता है वो मेरा है, ऐसा नहीं कह सकता है। तो सच्चाई का भाव तो यही होता है। हम ध्रुवीकरण की बात क्यों कर रहे? मुझे वो संस्कृत की एक लाइन बड़ी पसंद आती है। संस्कृत में वो बड़ा प्रश्न पूछता है कि अपनी अपनी नजरियों से समाज को देखा जाता है। माकड़ास पुच्छतीन हत्ती सदंत सहा। अब कोई पत्रकार ये पढ़ गए माकड़ास पुच्छतीन हत्ती सदंत सहा, तो वो ये सोचेगा यार क्या बात कर रहा है, माकड़ को पुच्छ 3 कैसे हो सकते, हत्ती को दंत सहा कैसे हो सकते, 6 दंत कैसे रह सकते। अब उसकी नजरियों की ये कमाल है। अगर पढ़ते समय सिर्फ उसने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा, माकड़ा से पुच्छ रुक गया और 3 हत्ती से दंत सहा, तो सीधी बात ध्यान में आएगी कि एक माकड़ को एक पुच्छ है, 3 हत्ती को दंत सहा है। मगर हमारे यहां पे बहुत बार ऐसा होता है, जब हम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, इसका मतलब क्या, अपने अपने सोच की बात है। कभी वो कहानी मैंने सुनी थी कि एक पतिदेव डॉक्टर के पास जाता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, और डॉक्टर को कहता है कि मेरी पत्नी को सुनाई नहीं देता, दवाई दो। डॉक्टर कहता है अरे भाई साहब, पेशेंट को देखे बिना दवाई कैसे दूंगा मैं। तो वो पतिदेव कहता है नहीं नहीं, मेरी पत्नी है, मानने को ही तैयार नहीं, उसको सुनाई नहीं देता, वो नहीं आएगी।
डॉक्टर ने कहा यार मैं तो पढ़ लिखा हूं मगर बिना पेशेंट को देखे हुए दवाई देना बहुत कठिन है। फिर भी पतिदेव ने आग्रह किया, नहीं डॉक्टर साहब दवाई देनी ही होगी। डॉक्टर ने कहा ठीक है, फिर एक काम कर, तू घर में जा, घर में जाकर पहले 15 फीट से प्रश्न पूछ, जवाब नहीं आया 10 फीट से पूछ, फिर 5 फीट से पूछ, यहां से जवाब आएगा मुझे आकर बता, फिर मैं वो मात्रा में दवाई दूंगा। अब ये घर में गया, पत्नी किचन में थी। अब भाई साहब ने, पतिदेव ने आवाज लगाया, अरे सुनती हो कौन सी सब्जी बनाई? इसको आवाज नहीं आया। फिर 10 फीट पे गया, वहां से आवाज दी, मगर सुनती हो कौन सी सब्जी बनाई? इसको आवाज नहीं आई। फिर 5 फीट पे गया, इसने जोर से और आवाज लगाई, और सुनती हो कौन सी सब्जी बनाई? पत्नी ने कहा, अरे 3 बार से मैं कह रही हूं भिंडी की बनाई, भिंडी की बनाई, भिंडी की बनाई। बहरा ये था और इल्जाम पत्नी पे लगा रहा था। तो बहुत बार हम जब पत्रकारिता करते हैं तो ये दूषित दृष्टि का जो परिणाम है, ये दूषित दृष्टि फिर हमें इस चिंतन मंथन में सत्य की बाजू बताने से निश्चित रूप से रोकती है। जैसे 6 का आंकड़ा मैं इधर से देखूं तो वो 6 है, उधर से देखूं तो 9 का आंकड़ा है। बात तो सीधी है ना। आपकी नजरिया क्या है? चक्रधर स्वामी की कहानी है कि हाथी का दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा, जो अंध थे वो अंधों के हाथ में जो जो हाथी का पार्ट है वो हाथी ऐसा है, वर्णन ऐसा होता है। तो जर्नलिज्म के विद्यार्थी के नाते एक बात मुझे ध्यान में आई कि हम वर्तमान पत्र की बातमियों को सिर्फ राजनीति के चौकट में देख रहे हैं। तो पहली बात, इस विषय को हमने यह सोचना चाहिए ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है भाई? हम राजनीति के चौकट में देखें तो ध्रुवीकरण है, मगर राजनीतिक चौकट से बाहर हजारों सब्जेक्ट है जो हम दे सकते हैं ना। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जब मैं 10वीं में गया तब से आज तक हर कोई संविधान में फ्रीडम को देखता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, मुझे लिखने का अधिकार है, मुझे भाषण देने का अधिकार है, मुझे घूमने का अधिकार है। भैया संविधान में बाकी भी पेज है ना, जो क्यों नहीं पढ़ते हो? विश्व रत्न महामानव बाबा साहब आंबेडकर जी ने कर्तव्य भी तो बताया है ना, दायित्व भी तो बताया है ना, पर्यावरण की बात भी बताई है ना, पेड़ों के रक्षण की बात बताई है ना, जल प्रदूषण की बात बताई है ना। वो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या हम उस विषय में हम चिंतन नहीं कर सकते कि जो भी करो वो राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव से करो? क्या हम नहीं कर सकते? माननीय विजय बाबू ने जब कल बोला तो ऐसे ही मेरे मन में विचार आया कि हम ध्रुवीकरण की बात सिर्फ राजनीति को देखते हैं कि मोदी जी के विरोध में कौन है, मोदी जी के बाजू में कौन है, बस। ये क्या पोलराइजेशन हुआ क्या? अब ये बात सही है कि कुछ पत्रकार है मोदी जी उनके ब्रेन में है, कुछ पत्रकार है उनके हार्ट में है। ब्रेन में है वो ध्रुवीकरण उनका एक तरफ है, जिनका हार्ट में है, हृदय में है, उनका ध्रुवीकरण एक तरफ है। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं हो सकती? क्या आर्थिक दृष्टिकोण में लोगों को हम साक्षर बनाएं? एजुकेशनल दृष्टिकोण से हम इस देश के समाज को, यानी आपको आंकड़े सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मेरे महाराष्ट्र के कैबिनेट में ये सब्जेक्ट आया कि 75 वर्ष हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आपको शायद पता ही या नहीं, मुझे पता नहीं, हमारे देश इतनी प्रगति उन्नति कर रहा है, फिर भी इस देश में आज भी 25 करोड़ इलिटरेट है, निरक्षर है। और एजुकेशन लेके जो साक्षर निरक्षर है वो और अलग संख्या है, अलग संख्या है। 25 करोड़ 75 वर्ष के बाद। तो क्या हम न्यूज़पेपर में सिर्फ राजनीति ये केंद्र बिंदु कैसी हो सकती है? क्या एजुकेशन के बारे में नहीं कर सकते? लोगों का अच्छा जनरल नॉलेज हो, अच्छा इतिहास हो, अच्छी कंपटीशन, जैसे लोकमत हमेशा एक अच्छी स्पर्धा यहां आयोजित करती है कि लोग आगे आए, स्वराज्य का लोक आंदोलन, ये हम कर सकते हैं। मानव धर्म का भाव दे सकते हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ी चिंता है जो स्वाधीनता के बाद हमारे नेताओं ने सहजता से हमको सिखला दी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो उन्होंने मान ही लिया इंडियन ऑयल यानी एक इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है।
तो क्या हम इसको बदलने के लिए, हम इस देश को कई विषयों पे आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं क्या? तो यहां का ध्रुवीकरण होने वाला है। पर्यावरण अच्छा रखना, यह ध्रुवीकरण का विषय कैसा हो सकता है? यह तो सत्य का विषय है कि जिस नदियों को हमने माता माना, उस नदियों की सुरक्षा के बारे में चर्चा करना, जिस जल ने हमारे शरीर को स्वच्छ किया, उस जल की अस्वच्छता को रोकना, क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं? यहां पे कहां पोलराइजेशन हो सकता है? हमारे बहनों को, महिलाओं को आत्मबल बढ़ाना, जो विजय बाबू बहुत अच्छे तरीके से करते हैं सखी मंच के माध्यम से, तो यहां कहां पोलराइजेशन की बात आती है? हेल्थ के बारे में, आहार के बारे में कई ऐसे सब्जेक्ट है जिस विषय को लेकर ये जिम्मेदारी का निर्वाह हम कर सकते हैं। तो मेरे इस चिंतन का, इस सवाल जो पूछा गया है, क्या पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है? नहीं। हाँ, ये जिम्मेदारी सही है। चित्रकार, पत्रकार, मूर्तिकार, इन पे एक जिम्मेदारी है। जो भी बनाए, वो योगी अरविंद जी जो कहते हैं, योगी अरविंद जी कहते हैं जो भी काम करो वो ईश्वर की अर्चना समझकर करो। जूता भी पॉलिश करना है तो उसको चमकाओ। अगर मैं कुछ बातमी भी लिखता हूं तो उसको आधार होना चाहिए, उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, उसके पीछे सिर्फ मेरा भाव नहीं होना चाहिए। और इसीलिए तो भगवान ने हमें आंख बंद करने की अधिकार दिया है। हम मुंह को बंद कर सकते हैं, कान को कभी बंद नहीं कर सकते, मगर हमारे देश में कुछ लोग विशेष रूप से, उनको भगवान ने कान भी बंद करने का अधिकार दिया है। वो कान बंद कर देते हैं और ऐसे समय फिर कभी ये चिंतन नहीं होता कि हमारा देश अमृत महोत्सवी वर्ष में जब आगे जा रहा है और माननीय विजय बाबू दर्डा कई माध्यमों से एक चिंतन मंथन का वातावरण कर रहे, चर्चा संवाद से शायद हमारे विचार कुछ भी हो, देश कोई भी हो, एक ही सूर्य है, वो सत्य जैसा चमकेगा। ये भाव को हमको निर्माण करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अब उदाहरण के तौर पे मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो, अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूं, तो मेरा भाव भी जैसा मैंने कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो ये बात तो सही है। मगर छोटा उदाहरण देता हूं जो फिर कभी लोग नहीं बताएंगे कि मोदी जी ने बुरा काम किया, तो निश्चित रूप से आप उस पर टिप्पणी देना ही चाहिए। मेरे जैसे को तो आदत है, मैं 10वीं से अगर रास्ते से भी जा रहा हूं, कोई गलत काम दिखता है तो तभी के तभी, मैं वो जमाने में पोस्ट कार्ड लिखता था, तब तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड था। तो मुझे कभी कभी लगता है कि आज भी जब चंद्रपुर में कोई न्यूज आती है तो मैंने अपने ऑफिस को बताया, गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वो भी एक सेवा कार्य कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से समाज को बदलने के लिए वो योगदान दे रहे हैं। अभी जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अब मैं भी यूट्यूब में कुछ पत्रकारों के स्पीच और पत्रकारों की न्यूज़ वो जब बोलते हैं, उनके आंखें और चेहरे पे ही मोदी जी के बारे में ऐसा भाव रहता है। मैंने कभी धृतराष्ट्र के पास भगवान कृष्ण जब गए थे भीम को मिलाने के लिए, तो भगवान कृष्ण तो समझ गए थे कि अगर मैं सही भीम को धृतराष्ट्र से मिलवा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो धृतराष्ट्र को पहले उन्होंने भीम का एक पुतला बनाया, वो पुतला लेकर गए और जब धृतराष्ट्र मिलने गए तो उसका ऐसा पाउडर बना दिया, क्योंकि उनके चेहरे पे इतना गुस्सा था। तो ध्रुवीकरण की बात करते हुए ऐसे भी तो कुछ लोग हैं जिनके चेहरे पे यही धृतराष्ट्र के भाव होते हैं कि मोदी जी से अगर मिल जाए तो वो तो उनको समाप्त कर देंगे, इतना भाव उनके चेहरे पे होता है। मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण में घृणा नहीं होनी चाहिए, ध्रुवीकरण में प्यार भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ सत्य के मार्ग पे हम चले, जैसे एम्स है, स्वाधीनता के बाद तो सिर्फ 1 बना था, अटल जी के समय 6 बने, मोदी जी के समय 15 बने, 22 हो गए। तो क्या ये हम देश के प्रगति के मापदंडों में इसमें, बाकी टीका करिए ना, जो गलत बात है उस पर टीका होनी चाहिए, पर जो अच्छी बात है उस अच्छे बातों पे अगर मैं एक एक बताते जाऊं तो हमारा देश जब आगे जा रहा है तो हम सब पे एक जिम्मेदारी निश्चित है कि विरोध भी होना चाहिए तो वो तत्व के आधार पे होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए।
नहीं तो ये कहना तो कितना आसान है, दे रहा है दुरुस्त है, तो बहुत आसान है, कितना आसान है। वो तर्क संगत होना चाहिए। बिना जानकारी के अभाव में सहजता से लिखना और सहजता से भाष्य करना, ये कोई संविधान की चौकट में ये हमारा फ्रीडम नहीं हो सकता। और मेरा विश्वास है, एक बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री लेने के बाद ये मेरा विश्वास है कि कोई भी पत्रकार सत्ता के विरोध में नहीं, सत्ता के बाजू से नहीं, वो सत्य के बाजू से ही रहेगा। तो ध्रुवीकरण की बात ये कभी भी आगे नहीं आ सकती, ये मेरा विश्वास है। और मैं माननीय विजय बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। या इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, आज इस चर्चा के कारण सबका दर्शन हो गया, नहीं तो टीवी से ही देखते हैं या यूट्यूब में देखते हैं, तो आज इनका दर्शन हुआ है। सही तो ये मेरा अधिकार भी नहीं है, पर मेरे शिक्षक ने एक बात बता दी। उन्होंने कहा जब भी आपको संधि मिलती है तो अपने विचार बेझिझक रख देना। और आज मैंने अपने विचार बेझिझक रखे, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने समझा है, वो विचार आपके सामने रखे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि विचार सही हो सकते हैं, इस विचारों में बदलाव की आवश्यकता भी हो सकती है। मगर ये तो चर्चा संवाद मंथन की जब बात है, तो मैंने चर्चा संवाद में कुछ विषय मैंने निश्चित रूप से रख दिए है कि हमें समाज को बदलना है। इसका मतलब समाज और देश को बदलते समय मेरा योगदान क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये मैं आपस में तो चिंतन करूंगा ही, आपस में संवाद भी करूंगा, मंथन भी करूंगा, पर चिंतन मंथन चर्चा संवाद ये कभी कभी स्वयं से भी करने की आवश्यकता होती है। ये अगर हम स्वयं से नहीं करेंगे तो ये चिंतन मंथन चर्चा ये हमें इस देश को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, योगदान देने की जो इच्छा है, उस मार्ग पे कभी चल नहीं पाएगा। मैं आदरणीय विजय बाबू दर्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये अमृत काल का पहला वर्ष है, तो शायद शताब्दी महोत्सव में हम रहे ना रहे, मगर जब 15 अगस्त 2047 को जो कोई उस समय के देश का प्रधानमंत्री झंडे की दूरी लेकर झंडे को फहराएगा, तो उस झंडे को सैल्यूट करने वाला ये विश्व का हर देश का नागरिक होगा। इतना विश्व में योगदान वसुधैव कुटुंबकम ये भावना से देने के लिए जो भी मैं करूंगा, मेरा कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। यही हमारी इस चिंतन मंथन का अंतिम सत्य होगा। मैं फिर से एक बार इस चर्चा में आदरणीय विजय बाबू को हृदय से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और उनके नाम में ही विजय है। ऐसा ही इस देश के हर क्षेत्र का विजय हो, और यही उनको आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल दर्डा जी ने शिक्षा दी है। मैं कभी भी देखता हूं विजय बाबू भी हंसते रहते हैं, और मुझे मालूम है कि विश्व की सबसे महंगी कोई चीज है तो पेरिस का कॉस्मेटिक नहीं, लंदन का नहीं, विजय बाबू ये भारतीय हंसी ये सबसे दुनिया की महंगी कॉस्मेटिक है। यहाँ आए हुए सबके चेहरे पे यही भारतीय हंसी हमारे आपके और हर गरीब के चेहरे में लाने के लिए हम अपना हिस्सा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।